हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी 2024 के जो राजवंश दिए हैं, मध्य प्रदेश के राजवंशों के नाम। उन राजवंशों में से पढ़ेंगे चंदेल राजवंश। हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश के पहले उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति के बाद उसके देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्स हैं। फिर इसके बाद देखेंगे प्रमुख शासक, जो भी उसके शासक रहेंगे चंदेल के, उनके शासक देखेंगे। शासक के बाद इसमें देखेंगे इनके जो आर्किटेक्चर, कि जितने भी शासक रहे इनके द्वारा कौन कौन से आर्किटेक्चर, तालाब, महल, लिटरेचर, क्या क्या इनका निर्माण कार्य किए। तो देखिए, पहले जो लिटरेचर वाले में इनके जो सोर्स हैं, तो राजशेखर का जो प्रबंध कोश है, चंद्रबरदाई कृत हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, और जो जगनिक का आलाखंड हो गया, कृष्णमित का जो प्रबोध चंद्रोदय, और प्रबंध कोश के मदन वर्मा प्रबंध का हो गया। फिर इसके बाद जो इसमें विदेशी रिसोर्स है, विदेशी वाले, तो मुस्लिम लेखक जितने भी मुस्लिम लेखक रहे उनके लेखक के विवरणों से जो भी जानकारी मिलती है कि चंदेल राजवंश के समय कौन कौन से कार्य किए गए, तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें शामिल हो जाएंगे निजामुद्दीन हसन निजामी, ताजुल आसिर, फारिस्ता का विवरण हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इनके इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन में ज़्यादा करके खजुराहो इंस्क्रिप्शन के बाद नेवरा इंस्क्रिप्शन जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद माऊ प्रस्तर इंस्क्रिप्शन महोबा के किले के आसपास एक थे। इसमें एक और इंस्क्रिप्शन आएगा, उसका नाम रहेगा पैकोच नाम कैसे एक, और इसमें दूसरा इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, विदिशा का इंस्क्रिप्शन आ जाएगा। और इसके बाद अगला जो इंस्क्रिप्शन आएगा तो वह उसका नाम रहेगा अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद जब इनके स्मारक देखेंगे कि स्मारक कौन कौन से हैं इनके, तो इनके स्मारक पहले देखेंगे। स्मारक में जैसे चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, खजुराहो मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जावरी मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर। तो अगला देखें कि इनकी जो उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत हैं, कि जैसे इतिहासकार रासेल और स्मिथ के अनुसार जो बताते हैं कि इनका मानना है कि जैसे रहें कि इनका संबंध, चंदेलों का संबंध किससे है, आरों से इनका संबंध बताते हैं, आर। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे चंदेल हो गए, भाड़ हो गए, गोंड हो गए, इन तीनों राजवंश जितने रहे, चंदेल, गोंड और भारों के तीनों राजवंश के जो भी कुल देवी का नाम था, उन कुल देवियों का नाम एक समान था। फिर जैसे जो इनका खजुराहो इंस्क्रिप्शन मिलता, खजुराहो इंस्क्रिप्शन के अनुसार इनकी उत्पत्ति के बारे में यह है कि अत्रि मुनि जैसे रहते और उनकी पत्नी अनसुईया का जो पुत्र रहता चंद्रेत्री ऋषि से जैसे आ जाएगा चंद्रेत्रे, तो यही कहलाएंगे चंद्रवंश कहलाएंगे, चंद्रवंश। फिर आगे जब देखेंगे पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जैसे इसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार वो बताते हैं कि जो काशी के गहरवार हुआ करते, तो ये काशी के जो गहरवार हुआ करते थे, इंद्रजीत के राज दरबार में एक ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते, तो उनका नाम था हेमराज। हेमराज के बाद उनकी जो पुत्री का नाम था हेमवती।
तो हेमवती का जैसे जय रहता हेमवती, हेमवती का जो विवाह होता है चंद्रमा से होता, इन दोनों से जो संतान की उत्पत्ति होती उसी को बताते कि ये कहलाते हैं चंद्रवर्मन। और यही चंद्रवर्मन के संदर्भ में ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि चंद्रवर्मन के द्वारा ही कलिंजर का जो किला है, कलिंजर का किला का निर्माण चंद्रवर्मन के द्वारा कराया गया था। अब देखें इनके कौन कौन से इनके शासक रहे, कि शासन इनके कौन कौन से शासन करते रहे। तो इनका पहले एमपी के इतिहास, एमपी के मैप में देखेंगे इसको। तो मैप के अंतर्गत जब पहले देखेंगे एमपी में, यहाँ परमार हो जाएंगे, यहाँ कच्छप घाट के कछुआ हो जाएंगे, यहाँ कलचुरी हो जाएंगे, यहाँ उज्जैन में प्रतिहार राजवंश हो जाते हैं, और ये वाले एरिया में हो जाएंगे चंदेल राजवंश हो जाते हैं। तो अगला यहाँ देखें, एक तो जैसे इनकी उत्पत्ति से संबंधित जैसे रहा कि यह तो एक चंदेत्र ऋषि, अत्रि ऋषि के वंशज कहलाए, वही कहलाए चंदेल। दूसरी बात इसमें ये भी है कि 36 राजपूतों में से एक राजपूतों की गिनती इनमें भी आती है, इसीलिए ये राजपूत कभी भी रणभूमि से कभी भी वापस नहीं लौटते थे। दूसरी बात ये भी है कि इनको चंद्रवर्मा का वंशज बताया गया है। आगे जब देखेंगे कि इनके बाद जब पहला इसका संस्थापक रहता, तो इनका जो अंतिम शासन रहता वो जैसे रहता 1288 तक चलता हमीरदेव। हालांकि इसके पहले जब देखेंगे कि 831 से लेकर 1545 तक चंदेल राजवंश रहता। 1545 में चंदेल राजवंश की समाप्ति हो जाती। और जो 1280 है, 1280 के आसपास तक हमीरदेव जैसे जब रहता, तो हमीरदेव को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चंदेल राजवंश को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। अब अगला देखेंगे जो इसका शासक रहा नन्नुक, उसका नाम है नन्नुक। नन्नुक ये हुआ ये करता था कि जितने भी नन्नुक थे राजवंश, तो नन्नुक जो यहाँ कन्नौज में प्रतिहार हुआ करते थे, तो क्या प्रतिहारों के एक सामंत के रूप में शासन करते थे। सामंती शासन के रूप में शासन करने के साथ साथ जैसे जब नन्नुक इसमें जो रहता, तो जो इसकी राजधानी हुआ करते थे खजुराहो, तो इसीलिए खजुराहो के आसपास क्या करता, खजुराहो के आसपास के क्षेत्र को विजय करके शासन चालू करता। फिर इसके बाद जैसे जब वाकपति आता, तो वाकपति इसका जो पुत्र कहलाता, वह तो इतना बुद्धिमान इंसान था। वाकपति जैसे जब आता तो उसने करता है क्या, खजुराहो के साथ साथ जो यहाँ से विंध्याचल पर्वत रहता है, विंध्याचल पर्वत तक का यहाँ का विस्तार कर लेता है। और जो विंध्याचल पर्वत को बताता है कि जो विंध्याचल पर्वत है वो उसे आनंद आश्रम की उपाधि देता है। कि क्या, कौन से नाम की उपाधि देता है कि एक जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन पर्वत को बताता है कि ये आनंद धाम हुआ करता था। किसके लिए, वाकपति के लिए, वाकपति। इसीलिए ये, और इसके जो अपनी उपाधि धारण करता है उस उपाधि का नाम रहता है क्षितिपाल, श्रीमान, जनानंद, सुंदर, ये इसकी उपाधि हुआ करती थी। फिर इसके बाद जब वाकपति का जब पुत्र आता है उसका नाम रहता है जेजा भुक्ति या जय शक्ति रहता है। इसी जय शक्ति का नाम रहता जेजाक। और जो इनका प्रदेश कहलाया वो कहलाता था जेजाक भुक्ति। इन्हीं के चंदेलों का राजवंश, चंदेलों के द्वारा विजित प्रदेश या क्षेत्र को ही जेजाक भुक्ति कहलाता था। फिर इसके बाद जब इनका शासक आता उसका नाम रहता है विजय शक्ति। जब विजय शक्ति रहता तो विजय शक्ति का एक नाम, अन्य नाम, दूसरा भी नाम रहता है जिसको बोलते बिज्जक। क्या नाम था उसका, नाम था बिज्जक। अब बिज्जक के द्वारा ये किया गया कि इतना ज़्यादा काम नहीं किया, केवल खजुराहो के आसपास और थोड़ा बहुत विस्तार करके इसका शासन समाप्त हो जाता है। फिर आगे चल के जब आता है राहिल, अब जैसे जब राहिल इसमें आता है तो राहिल अगर चाहता तो प्रतिहारों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन जैसे जब राहिल चाहा तो यहाँ जो राष्ट्रकूट हैं तो अपनी पुत्री का विवाह जैसे जब करता राहिल, तो इसने करता क्या कि जैसे खजुराहो रहता, खजुराहो के आसपास जैसे महोबा रहता, महोबा को जीत लेता। और महोबा को जीतने के पश्चात क्या करता
कि अजयगढ़ में कुछ मंदिर का निर्माण करता, पंचायतन शैली में मंदिर निर्माण शैली की आधारशिला रख देता है। और जो इसकी जो पुत्री थी नट्टा देवी, इसकी जो पुत्री थी नट्टा देवी, उसका विवाह कर देता कोक्कल प्रथम से। कोकल प्रथम, जो कोकल फर्स्ट होता है वो कहलाता है कलचुरी राजवंश का पहला शासक, वास्तविक शासक कहलाता है। कलचुरी, जितने भी कलचुरी रहते, त्रिपुरी शाखा के जो कलचुरी रहते, त्रिपुरी शाखा के कलचुरियों का वास्तविक शासक कहलाता है यही कोकल फर्स्ट। अब राहिल के बाद जब आगे चल के जब देखेंगे कि आता है, उसका नाम रहता है हर्षदेव या हर्ष, इसका नाम रहता है हर्षदेव। अब जब हर्षदेव जैसे जब रहता है, ये कहूँ कि अभी तक जितने भी शासक रहे उन शासकों में से क्या करता, जो प्रतिहार राजवंश हुआ करते थे, माहीपाल को क्या करता, ये सैन्य सहायता प्रदान करता है। जब इस सैन्य सहायता प्रदान करता है तो क्या हो जाता है कि इसके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, यानी कि समाज में, चंदेलों के समाज में क्या हो जाती है, इसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। चंदेलों राजवंश का गौरव उत्तर भारत में हो जाता। आखिरकार उत्तर भारत में इसका चंदेलों का गौरव इसलिए वृद्धि हो जाती क्योंकि जिनका संबंध हुआ करता था उन्हीं को ये आज आगे चल के क्या करने लगा, एक सैन्य सहायता देने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिहारों की स्थिति कमज़ोर होने लगी, और प्रतिहारों की स्थिति कमज़ोर होने के साथ साथ 1036 में प्रतिहारों की कन्नौज से स्थिति समाप्त हो जाती है। और अगला देखें, जो हर्षदेव रहता है तो हर्षदेव के द्वारा क्या किया जाता है कि हर्षदेव क्या करेगा, एक प्रतिहार शासक माहीपाल को सैन्य सहायता प्रदान करेगा, और दूसरा जो मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, जो कि खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर के जितना प्रांगण है उस प्रांगण के बाहर निर्मित है मतंगेश्वर मंदिर। उस मतंगेश्वर मंदिर में जो रहता है वो किस देव को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित होने के साथ साथ इसने करता क्या कि युद्ध विजय जारी करता रहता और आसपास के क्षेत्र में अपनी वृद्धि करते रहता। और यही करते करते आगे चल के इसका जब पुत्र आता है यशोवर्मन, जैसे जब यशोवर्मन आता है तो यशोवर्मन के द्वारा क्या किया जाता है, यशोवर्मन के द्वारा जैसे एक तो इसको उपाधि रहती हैं, उपाधि के बाद इसका जो शासनकाल रहता कि शासनकाल कब तक चलता, तो इसका शासनकाल जैसे जब चलता तो 925 से लेकर 954 तक इसका शासन चलता है यशोवर्मन का। यशोवर्मन चंदेल राजवंश में अगर कहूँ तो जितने प्रतिहार राजवंश रहे उन प्रतिहार राजवंशों की जो सामंत के रूप में रहते तो सामंती व्यवस्था को क्या कर देता, समाप्त कर देता। और चंदेल राजवंश के अंतर्गत पहला स्वतंत्र शासक बनने वाला था, उसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन आगे चल के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराएगा। वो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जब कराता है, निर्माण कराने के बाद जो इसके द्वारा जैसे जब विजय रहती है और कल्चर वाला रहता, तो कल्चर में इसको जैसे रहता चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराता है, चतुर्भुज मंदिर। अब उस मंदिर में जैसे जो बैकुंठ नाथ की मूर्ति को स्थापित करता है तो वो कहाँ से आई थी, जो तिब्बत के राजा हुआ करते थे तो उस राजा के द्वारा तिब्बत के शाही राजवंश से मूर्ति प्राप्त हुई थी प्रतिहार राजवंश के देवपाल के पिताजी को। और देवपाल को क्या करता है, ये प्रतिहारों को पराजित कर देता है। देवपाल को पराजित करके अपने ही जिनका संबंध हुआ करता उन्हीं को पराजित करके आसपास का क्षेत्र क्या कर देता है, सौंप देता है कि तुम इसको रखना। तो देवपाल से वैकुंठ के प्रतिमा को लाकर खजुराहो में स्थापित कर देता है। और जिस मंदिर को निर्माण करता है उसका नाम रहता चतुर्भुज मंदिर। और यशोधर्मन और आगे चल के जब देखे इसके द्वारा जब विजय की जाती है तो परमार को हराएगा, गंगादेव को हराएगा, कलचुरियों को हराएगा, बनारस तक जाएगा, मिथिला तक विजय करेगा।